अब हम केंद्रक और कोशिका द्रव्य के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आओ केंद्रक से ही उसके बारे में जान लेते हैं। मैं कोशिका का केंद्रक हूं। मैं कोशिका में होने वाले कार्यों को निर्धारित करता हूं। मेरे चारों ओर एक झिल्ली होती है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। इसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। इन छिद्रों के द्वारा मुझ में इन छिद्रों के द्वारा मुझ में से कोशिका द्रव्य बाहर आ पाता है। मुझ में क्रोमोसोम होते हैं जो कि कोशिका के विभाजन के समय छड़ जैसे दिखते हैं। क्रोमोसोम में आनुवांशिक गुण होते हैं जो माता पिता से डीएनए अणु, जिन्हें की डीऑक्सी न्यूक्लिक अम्ल कहा जाता है, के रूप में अगली संतति में जाते हैं। डीएनए के विभाजन न होने की स्थिति में डीएनए क्रोमेटिन नामक पदार्थ के रूप में उपस्थित रहता है, जो धागे की संरचनाओं का जाल होता है। डीएनए के क्रियात्मक खंड को जीन कहते हैं। बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में आप मुझे स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते क्योंकि यहां केंद्रक झिल्ली नहीं होती। ऐसे क्षेत्र में केवल क्रोमेटिन पदार्थ होता है और इसे केंद्रकाय कहते हैं। ऐसे जीव जिनकी कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती, उन्हें प्रोकैरियोट कहा जाता है। यहां प्रोकैरियोट का अर्थ है प्रो यानी कि आदि और पूर्व, कैरियोट का अर्थ है केंद्र। और जिनमें केंद्रक झिल्ली होती है उन्हें यूकैरियोट कहा जाता है। आइए हम प्रोकैरियोटी और यूकैरियोटी कोशिकाओं के बीच में अंतर को देखते हैं। जहां प्रोकैरियोटी कोशिका का आकार छोटा होता है, वहीं यूकैरियोटी कोशिकाओं का आकार बड़ा होता है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं का आकार 1 से 10 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। 1 माइक्रोमीटर 10 की घात घटा 6 मीटर के बराबर होता है। वहीं यूकैरियोटी कोशिका का आकार 5 से 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। यदि केंद्र के क्षेत्र के हिसाब से इनका अंतर देखा जाए तो प्रोकैरियोटी कोशिका में अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र होता है जिसे केंद्रकाय कहा जाता है। यूकैरियोटी कोशिका में सुस्पष्ट केंद्र के क्षेत्र होता है जो चारों ओर से केंद्रकीय झिल्ली से घिरा रहता है। प्रोकैरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोसोम की संख्या 1 होती है, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में क्रोमोसोमों की संख्या 1 से अधिक होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटी कोशिकाओं में झिल्ली युक्त कोशिका अंगक होते हैं। बच्चों, अभी अभी आपने केंद्रक से केंद्रक के विषय में जानकारी प्राप्त की। अब हम जान लेते हैं कोशिका द्रव्य के बारे में। कोशिका को सूक्ष्मदर्शी में देखने पर बड़ा क्षेत्र दिखाई देता है, जिसे कोशिका द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिका अंगक होते हैं। आइए हम एक एक करके इन सभी कोशिका अंगक यानी कोई कोशिकांगों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। सबसे पहले माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में जान लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकाओं का बिजली घर कहा जाता है क्योंकि यह अलग अलग रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए एटीपी यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है। एटीपी का इस्तेमाल शरीर में नए रासायनिक यौगिकों को बनाने में किया जाता है। इसका उपयोग कई कार्यों में भी होता है। यह एक अद्भुत अंगक है। इसका अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, यानी कि यह अपना प्रोटीन खुद ही बना सकता है। राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं अंतर्द्रव्य जलिका के बारे में। अंतर्द्रव्य जलिका यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अंतर्द्रव्य जलिका
झिल्ली युक्त नलिकाओं तथा शीट का एक बहुत बड़ा तंत्र होता है। अंतर्द्रव्यीय जलिका दो प्रकार की होती है। खुरदरी अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी कि RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तथा चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका यानी कि SER। RER सूक्ष्मदर्शी से देखने पर खुरदरी दिखाई पड़ती है। RER आप जैसा कि हमने बताया, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ खुरदरी दिखाई पड़ती है क्योंकि इस पर राइबोसोम लगे होते हैं। राइबोसोम पर प्रोटीन संश्लेषित होती है। RER तैयार प्रोटीन को आवश्यकता अनुसार ER यानी कि अंतर्द्रव्यीय जलिका के द्वारा कोशिका के अन्य भागों में भेज देते हैं। SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि चिकनी अंतर्द्रव्यीय जलिका वसा अथवा लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। यह कोशिकीय क्रिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कुछ प्रोटीन तथा वसा कोशिका झिल्ली के बनाने में भी सहायक होते हैं। इस प्रक्रिया को झिल्ली जीवात जनन कहते हैं। ER का एक कार्य कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों के मध्य अथवा कोशिका द्रव्य के विभिन्न क्षेत्रों तथा केंद्र के मध्य प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करना है, यानी कि पदार्थों का स्थानांतरण। एक वर्ग के जंतुओं जिन्हें कशेरुकी भी कहा जाता है, जिसके बारे में आप आने वाले अध्यायों में पढ़ेंगे कि यकृत की कोशिकाओं में SER विष तथा दवा के निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यानी कि यह जो हमारे शरीर में विष या जो हम दवाएं खाते हैं उनका निराविषीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके पश्चात हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं गोल्जी उपकरण के बारे में। गोल्जी उपकरण का सबसे पहले विवरण कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त पुट्टिका है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी रहती है, जिन्हें कुंडिका कहते हैं। ER में संश्लेषित पदार्थ गोल्जी उपकरण में पैक किए जाते हैं और उन्हें कोशिका के बाहर तथा अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेज दिया जाता है। इसका कार्य यह भी है कि यह पुट्टिका में पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और बंद करने का काम करता है। गोल्जी उपकरण के द्वारा लाइसोसोम भी बनाया जाता है। लाइसोसोम लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं जो कोशिका में आने वाले बाहरी पदार्थों को पचाकर कोशिका को साफ करते हैं। अगर कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाए तो लाइसोसोम फट जाते हैं और अपनी कोशिका को ही पाचित कर देते हैं। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। आइए अब जानकारी प्राप्त कर लेते हैं प्लास्टिड के बारे में। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थिर होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट यानी कि रंगीन प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या रंगहीन प्लास्टिड। क्लोरोफिल वर्णक वाले प्लास्टिड को क्लोरोप्लास्ट कहा जाता है। आइए जान लेते हैं स्ट्रोमा के बारे में भी। प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा नाम के पदार्थ में स्थिर होती हैं। प्लास्टिड का भी अपना DNA और राइबोसोम होते हैं, यानी यह भी माइटोकॉन्ड्रिया की तरह अपने प्रोटीन का संश्लेषण कर सकता है। इसके बाद आइए जान लेते हैं रसधानियों के बारे में। रसधानियां ठोस अथवा तरल पदार्थों की संग्राहक थैलियां हैं। जंतु कोशिकाओं में रसधानियां छोटी होती हैं, जबकि पादप कोशिकाओं में रसधानियां बहुत बड़ी होती हैं। पादप कोशिकाओं की रसधानियों में कोशिका द्रव्य भरा रहता है और ये कोशिकाओं को सफीती और कठोरता प्रदान करता है। एक कोशिक जीवों जैसे अमीबा की खाद्य रसधानी में उनके द्वारा उपयोग
या उपभोग में लाए गए खाद्य पदार्थ होते हैं।